नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गोदावरी नदी प्रणाली की। अगर हम गोदावरी नदी प्रणाली की बात करें तो इसमें हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। जैसे कि हर वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कोई भी नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से पुट होता है। उसके बाद में उसका एंड पॉइंट क्या है, यानी उसका अंतिम बिंदु क्या है। अगर हम बात करें उसके अंतिम बिंदु की, यानी वो नदी कहाँ पर जाकर अपना लास्ट स्थान ग्रहण करती है, यानी कहाँ पर जाकर वो गिरती है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने होगा कि उसकी ट्रिब्यूटरी या फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, यानी उसको पानी देने वाली नदियां कौन सी है। जैसे हम बात करें, ये मुख्य नदी है और मुख्य नदी में आकर मिलने वाली होती है इसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी। और इस पूरे तंत्र को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह तंत्र का मेनली ये मीनिंग होता है कि वो नदियां पानी कहाँ से ग्रहण कर रही है, इसे हम कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। यानी मेनली बात है कि ये जैसे मान लीजिए मुख्य नदी है, जैसे हमने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर इससे पहले हमने महानदी की बात की थी। तो महानदी, ये सभी नदियां अपना पानी किसी न किसी सहायक नदी से ले रही होती है और इसी के द्वारा ये अपना अधिकतम पानी ग्रहण करती है। तो इसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमें तीसरा बिंदु देखना है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी नदी पर कोई डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। या फिर इस नदी के धार्मिक महत्व की चर्चा करेंगे, यानी इस नदी का धार्मिक महत्व क्या है, इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, या फिर ये नदी कौन कौन से राज्य से होकर प्रवाहित होती है। इस क्वेश्चन की श्रृंखला के बाद में हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगर हम भारत के अंदर प्रवाहित होने वाली, यानी जिसका अधिकतम भाग कहाँ प्रवाहित हो रहा है, भारत के अंदर प्रवाहित हो रहा है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। क्योंकि ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र चेमयांगबुंग ग्लेशियर से निकलती है और ओनली असम और अरुणाचल प्रदेश में होकर बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन इसलिए इसका इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो भारत में नहीं है। इसी तरह हम सिंधु की बात करें तो लद्दाख होते हुए वो चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़े नदी की और सबसे बड़े नदी बेसिन की, तो वो कौन सा नदी बेसिन है, वो गंगा नदी बेसिन है। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी लार्जेस्ट रिवर जो भारत में प्रवाहित होती है, भारत की दूसरे सबसे बड़ी नदी, वो नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। और इसके साथ ये क्वेश्चन उठता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। जैसे हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। अब इस क्षेत्र को देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत का बेसिकली मीनिंग होता है जो प्री कैम्ब्रियन टाइम में बन गया था। यानी जब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की घटना की, तो वहां पर जो हमारा पेंजिया पेंथालासा था, पेंजिया से गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड अलग होता है। जो गोंडवाना लैंड का भाग अलग हुआ था उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और हमने देखा है कि प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। इसके अलावा अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी, तापी नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी, या फिर हम बात करें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। लेकिन आज का हमारा जो सेशन है वो किससे संबंधित है, गोदावरी नदी से संबंधित है। लगे हाथ ही हम इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आपको गोदावरी नदी समझाना, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है वो चीजें बताना। गोदावरी नदी तो इतना ही है कि गोदावरी नदी है, उसमें आके कुछ सहायक नदियां मिल रही है और खत्म हो गया, नहीं। हम पूरी नदियों को समझेंगे। नदियों के साथ साथ हम समझेंगे कि इसके पास में कौन कौन से पर्वत है, इसका फ्लो कौन से क्षेत्र में है। इसके साथ में हमें स्टेट भी याद हो जाएंगे, इनका फ्लो भी याद हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये कौन सा रीजन है, पेनिनसुलर रीजन, यानी प्रायद्वीपीय भारत वाला ये क्षेत्र है। अगर इसमें बात करें
तो इसमें नदी कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो लगभग नदियां नर्मदा और तापी को छोड़कर कहाँ जाएगी, लगभग नदियां जो बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की ओर जाएगी। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि पश्चिमी जो घाट है इसकी जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा है। यानी ये भाग ऊंचा होगा, बड़ा होगा, तो उनका प्रवाह ऐसा होगा। यानी अगर हम बात करें इस डायग्राम में देखिए, अगर ये जो क्षेत्र है, ये अगर यहाँ की पर्वतमाला अगर बड़ी होगी और यहाँ पे ढाल नीचे होगा, इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, इसकी ऊंचाई कम होगी, तो प्रवाह कैसा होगा, हमारा प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। यही हमें यहाँ पर देखना है। अगर इस प्रवाह के ऊंचे होने के रीजन की बात करें तो हम देखेंगे कि मेडागास्कर से ही हमारा प्रायद्वीपीय भारत अलग होता है। अलग होने से जब ये चटकता है, टूटता है, तब हम कोई चीजों को तोड़ते हैं। जैसे हम कोई चीज को तोड़ते हैं तो वो चीज क्या होती है, एक साइड से उठ जाती है। और उठने के क्रम में हम देखेंगे कि हमारा जो पश्चिमी घाट था वो ऊपर उठ गया है। वापिस टॉपिक पर आते हैं। ये क्लास से हम जब हमारे भौतिक ज्योग्राफी देखेंगे, भौतिक भूगोल देखेंगे, वहां पर हमें इस विस्तार से चर्चा करेंगे। वहां पर ज्योग्राफी में हमें पता चलेगा कि हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है। अगर फ्लो की बात करेंगे तो भी उसके पीछे एक साइंस है कि फ्लो हमारा पश्चिम से पूर्व क्यों है, वेस्ट टू ईस्ट क्यों है। वापिस टॉपिक पर आते हैं। गोदावरी नदी की हम बात कर रहे थे। अब गोदावरी नदी की अगर हम फ्लो की बात करें कि गोदावरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, सबसे पहले हमने देखा है गोदावरी नदी कहाँ की नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। अगर नदी बेसिन की बात करें तो नदी बेसिन के मामले में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली नदी गंगा है, दूसरी गोदावरी है। नदी बेसिन का क्या अर्थ हुआ, नदी बेसिन का अर्थ है कि इसको पानी देने वाली नदियां कहाँ कहाँ से आ रही है, सहायक नदियां कहाँ कहाँ से आ रही है। इस आधार पर इसका जो नदी बेसिन है वो सबसे बड़ा है, इसका विस्तार सबसे बड़ा है, इसकी लंबाई सबसे बड़ी है। इसलिए इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से, ओल्ड गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके फ्लो की बात करें कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो ये हमारा महाराष्ट्र रीजन है। महाराष्ट्र रीजन के बाद में हम देखते हैं आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। और मान लीजिए इसका कुछ थोड़ा बहुत अंश छत्तीसगढ़ में भी प्रवाहित होता है, थोड़ा बहुत। तो इसका मेनली फ्लो की बात करें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में कुछ बुक इसे छत्तीसगढ़ में शो करती है, कुछ बुक नहीं करती है। लेकिन अगर हम मान के चले तो इसका थोड़ा बहुत जो प्रवाह है वो छत्तीसगढ़ में भी है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आके ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है यहाँ पर। तो हमें देखना है कि कौन से राज्य से गुजरती है, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में हम देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर ये नदी प्रवाहित होती है। ओडिशा से इसका संबंध नहीं है, उस ओडिशा से इसकी आगे सिब्रा नाम की एक नदी है, वो आके यहाँ पर आके मिलती है। अगर हम बात करें सिलेरू की बात करें तो सिलेरू नदी आकर इसमें आके मिलेगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन महाराष्ट्र में नासिक के पास एक त्र्यंबकम, त्र्यंबक, ओनली त्र्यंबक, त्र्यंबकेश्वर के पास त्र्यंबक पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी है, त्र्यंबक पहाड़ियां। त्र्यंबक पहाड़ियों से ये नदी ओरिजिनेट होती है। त्र्यंबक पहाड़ी जो कहाँ पर है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। हम देखेंगे पूर्णा के जस्ट ऊपर नासिक होगा। नासिक, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे नासिक और यहाँ पे पूर्णा। तो यहाँ पे नासिक हमें याद रखना है। नासिक डिस्ट्रिक्ट से जहां पर त्र्यंबक पर्वतमाला स्थित है,
त्र्यंबक पर्वतमाला से हमारी गोदावरी नदी निकलती है और गोदावरी नदी का फ्लो पूर्व की दिशा में होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये डायग्राम हम सबसे लास्ट में देखेंगे, यानी ये जो डायग्राम है वो हमारा सभी नदियों का कैलकुलेशन है, यानी ये नदियां पूरे डायग्राम को शो करती है। लेकिन पहले हम एक एक नदी को देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे सभी नदियों को। तो हम आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो यहाँ पर हमने देखा था त्र्यंबक पर्वतमाला से ओरिजिन होता है, जो नासिक में स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये नदी निकलती है। और इसकी अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहले परवार, परवार के बाद में मुल्ला, परवार, परवार के बाद में मुल्ला, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो आकर यहाँ पर परवार संगम में मिलती है। हमारी गोदावरी नदी राइट बैंक से आने वाली पहली नदी परवार, उसके बाद में मुल्ला, उसके बाद में हम देखेंगे मंजीरा, या फिर एग्जाम में से कुछ बुकों में से मंजारा भी कहा जाता है, मंजीरा ना देके मंजारा भी कहा जाता है। तो पहली हमारी होगी परवार, दूसरे बाद मुल्ला। मुल्ला के बाद में ही हम देख रहे हैं कि ये महाराष्ट्र से निकलती है और आगे जाके तेलंगाना में बस्तर में मिलती है। तेलंगाना में मिलती है, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी के बाद में हम आगे देखेंगे मानेर नदी। यहाँ पे मन्नेर लिखा हुआ है, हिंदी में हम बात करें तो मन्नेर, इंग्लिश में कुछ इसे ऐसे भी लिखते हैं, सीधा मन्नेर भी लिखते हैं। तो मन्नेर नदी है। सबसे पहले हमने देखा था कौन सी नदी होगी हमारी, परवार, परवार के बाद मुल्ला, मांजीरा, उसके बाद में मानेर। आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। ये लोकेशन कौन सी है, हमारी महाराष्ट्र से निकलती है, ये हमारी तेलंगाना से निकलती है। जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर कौन सा है, ये तेलंगाना रीजन का है। तेलंगाना रीजन से कौन सी नदी निकलती है, मन्नेर नदी निकलती है। एक बार वापस प्रैक्टिस कीजिए। नासिक से निकल रही है, नासिक से परवार, परवार के बाद में मुल्ला, मुल्ला के बाद में हम देखते हैं मंजीर, मंजीर के बाद में मन्नेर। ये नदियां आकर इसमें मिलती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे दूधना। ये हमारी दूधना, पहले मैं आपको ब्लैंक मैप पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। पहली नदी होगी दूधना, दूधना के बाद में पूर्णा, पूर्णा के बाद में हम देखेंगे वेनगंगा, वृद्धा, हमारी पेनगंगा, वृद्धा और वेनगंगा, पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा। इसे हम कहते हैं प्राणहिता। ये नदियां आकर कहाँ मिलेगी, ये आके मिलेगी गोदावरी में। इसके बाद में हम देखेंगे इंद्रावती, इंद्रावती के बाद में हम देखेंगे, इंद्रावती के बाद में एक नदी है सिलेरू, सिलेरू जिसकी सहायक नदी है सबरी। हम देख रहे हैं सबसे पहले हमने देखा दूधना, पूर्णा, फिर इसको हम देखते हैं पेनगंगा, वृद्धा और वेनगंगा। इनके मिलने पर बन जाती है ये प्राणहिता। प्राणहिता के बाद में हमने देखा था इंद्रावती और सबरी। ये नदियां इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब हम आगे जाके देखेंगे, अब इन्हें हम बारी बारी से डायग्राम पे देखते हैं। जैसे हमारी पहली नदी होगी दूधना, दूधना, दूधना के बाद में दूसरी होगी पूर्णा, पूर्णा के बाद में होगी प्राणहिता, प्राणहिता में कुछ नदी आके मिलती है। प्राणहिता के बाद में हमने देखा था इंद्रावती, और इंद्रावती के बाद में सबरी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दूधना, जो महाराष्ट्र से आ रही है, पूर्णा, जो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र से आने के बाद में यहाँ आगे गोदावरी में मिल जाएगी। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जिसकी बात कर रहे थे हम, पेनगंगा, वृद्धा और वेनगंगा। अगर हम वेनगंगा और वृद्धा की बात करें, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे वृद्धा और वेनगंगा, ये कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि
अगर हम नदी के प्रवाह की बात करें, मेन नदी के प्रवाह की बात करें, तो मेन नदी का प्रवाह ओनली महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। लेकिन इसका बेसिन की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, आगे उसका कुछ भाग हम कर्नाटका में भी देखते हैं, क्योंकि जो मंजीरा नदी है, ये आपको जो नीचे मंजीरा नदी दिखाई दे रही है, ये कर्नाटका से भी जाती है। तो इसका कुछ हम बेसिन है वो मंजीरा नदी के माध्यम से कर्नाटका में भी है। तो वापस देखिए, ये हमारी मेन नदी गोदावरी है। गोदावरी की राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो सबसे पहले अजंता रेंज से निकलने वाली पेनगंगा, वृथा, वेनगंगा। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अजंता रेंज कहाँ पर है? अजंता रेंज महाराष्ट्र में है। जैसे हमने देखा था असीरगढ़, असीरगढ़ के बाद में हमने देखा था राजपीपला जो मध्य प्रदेश में, उसके बाद में हमने गाबिलगढ़, गाबिलगढ़ के बाद अजंता, सतमाला, बालाघाट, बालाघाट के बाद में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद में कलसुबाई, महाबलेश्वर। ये जो पर्वत है वो कहाँ पर देखे थे हमने? महाराष्ट्र में देखे थे। उसका एक पर्वत है अजंता रेंज, अजंता रेंज से निकलती है पेनगंगा, पेनगंगा के बाद वर्धा और वेनगंगा, तीनों मिलकर यहाँ पर बनाती है प्राणहिता। ये जो भाग है ये प्राणहिता, तीनों मिलने से यहाँ पर हो जाती है प्राणहिता। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर मैप में शो हो रहा है आपको प्राणहिता। अगर हमसे पूछे प्राणहिता और मंजीरा नदी, जो मन्नेर नदी है, वो दोनों आके तेलंगाना में मिलती है और एक ही स्थान पर मिलती है। ठीक है, मंजीरा और प्राणहिता। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे इंद्रावती नदी की। इंद्रावती की लोकेशन देखिए, इंद्रावती ये नदी है, जो रेड वाला क्षेत्र है वो उड़ीसा का है। तो उड़ीसा से ओरिजिनेट होती है हमारी इंद्रावती नदी। इंद्रावती की नारंगी एक ट्रिब्यूटरी भी है, नारंगी इंद्रावती की एक ट्रिब्यूटरी भी है, जो कहाँ से आती है? जो छत्तीसगढ़ से आती है। इसमें शो नहीं हो रहा है, फिर भी बता देता हूँ, नारंगी इंद्रावती की एक ट्रिब्यूटरी है जो छत्तीसगढ़ से आती है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट रिवर की। नेक्स्ट रिवर हमारी है सबरी, सबरी नदी। अगर हम सबरी नदी की बात करें तो सिनकरम हिल्स रेंज से निकलती है। ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस ये सहायक है कि सबरी नदी आकर मिलती है कहाँ पर? उड़ीसा के बाद में, उड़ीसा से जनरेट होती है। उड़ीसा से ओरिजिनेट होने के बाद में ये नदी, मुख्य नदी गोदावरी में आकर आंध्र प्रदेश में मिलती है, और आंध्र प्रदेश में ये नदी दो भागों में आगे जाके डिवाइड हो जाती है, और ये दोनों नदी आगे जाके डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, अब एक बार वापस से बड़े मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले हमें दिखाई देगा त्रिम्बकेश्वरम, जहां से त्रिम्बक पर्वतमाला है, त्रिम्बक पर्वतमाला जो नासिक में स्थित है, वहां से हमारी मेन रिवर गोदावरी निकलती है। गोदावरी नदी निकलने के बाद में ये नदी फ्लो करती है, ये हमारी मेन नदी का फ्लो है। ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में ये नदी चली जाती है तेलंगाना में। ये आपको जो रीजन दिखाई दे रहा है वो तेलंगाना का है। तेलंगाना के बाद में इसका कुछ प्रवाह हमने देखा था छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये चली जाती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमने देखा था, वन सेकेंड, ओके, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वृद्धा, वृद्धा के बाद में वेनगंगा, वेनगंगा की पिंच एक सहायक नदी है। उसके बाद में तीनों मिलकर यहाँ पे प्राणहिता। ये कहाँ पर मिल रही है? ये सभी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में मिल रही है। अगर हम वर्धा की बात करें तो वर्धा भी मध्य प्रदेश से आ रही है। अगर हम वेनगंगा की बात करें तो ये भी एमपी से आ रही है। इसके बाद में सभी कहाँ पर आके मिल रही है? महाराष्ट्र में मिल रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें नारायणी, इंद्रावती, इंद्रावती की सहायक नदी है नारायणी, और ये नदी इंद्रावती ओरिजिनेट हो रही है ओडिशा से, और नारायणी ओरिजिनेट हो रही है छत्तीसगढ़ से, और दोनों कहाँ पर आके मिल रही है? तेलंगाना में आकर मिल रही है। तेलंगाना में मिलने के बाद में ये नदी आगे चली जाती है, और सिलेरू, वन सेकेंड,
शबरी, सॉरी। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं सबरी नदी को। सबरी नदी, सबरी नदी जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उड़ीसा से ओरिजिनेट हो रही है। उड़ीसा के बाद में ये आंध्र प्रदेश में आके मिल जाती है। इस तरह हमारी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बेली मेला डैम बना हुआ है। बेली मेला डैम बना हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बेली मेला डैम की बात करें तो बेली मेला डैम कहाँ पर है? बेली मेला डैम हम देखेंगे आगे जाके उड़ीसा में है। अगर बेली मेला डैम की बात करें तो बेली मेला डैम उड़ीसा में है। अगर हम से सबरी की सहायक नदी की बात करें, सबरी की सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी सिलेरू है। सिलेरू इसकी सहायक नदी है। अब हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पहली परवार, उसके बाद में मुल्ला, उसके बाद में मंजीरा जो कहाँ से आ रही है? महाराष्ट्र से आ रही है मंजीरा। मंजीरा के बाद में मन्नेर, मन्नेर के बाद में कनेरसानी, कनेरसानी, और उसके बाद में ये नदी आंध्र प्रदेश में दो भागों में डिवाइड हो जाती है और सुंदर डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम एक बार ब्लैंक में पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ से, त्र्यंबक, त्र्यंबक पर्वतमाला से जो कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास है। और हमें नासिक के मामले में एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर एक कुंभ मेला लगता है जो सबसे ज्यादा विख्यात है। तो कौन सा मेला? कुंभ मेला भी नासिक के पास गोदावरी नदी पे लगता है। तो ये हमारा नासिक, त्र्यंबक पर्वतमाला। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर दूधना, पूर्णा, उसके बाद में पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा। वेनगंगा मिलने के बाद ये तीनों कहाँ प्राण हो जाती है? प्राणहिता। प्राणहिता के बाद में तेलंगाना में चली जाती है, यहाँ पे मंजीरा और मन्नेर। इससे पहले अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हम देखते हैं परवार और मुल्ला, परवार, मुल्ला, मंजीरा, मन्नेर। उसके बाद में हम अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम देखेंगे इसमें इंद्रावती, इंद्रावती की सहायक नदी नारंगी। उसके बाद में हम देखते हैं जो ओडिशा से जनरेट होती है सबरी, और जिसकी सहायक नदी कौन सी है? सिलेरू। ओके, और ये आगे जाके आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब हम आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे अजंता हिल, जैसे हम देखते हैं सतमाला, अजंता हिल, सतमाला और महादेव हिल्स। इन तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध हम देखते हैं, इन तीनों का संबंध गोदावरी नदी के पास से संबंधित है। कैसे? जैसे हम इस चित्र को देखते हैं, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत में हमने देखा था ये जो रीजन है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के ऊपर हमने एक आकृति देखी थी सूट के जैसी, जो कौन सी? एमपी की। तो हमने इसमें देखा था विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में हमने देखा था मेकाल, महादेव, असीरगढ़, राजपीपला। और महाराष्ट्र में हमने देखा था गाबिलगढ़, अजंता, सतमाला, महाबलेश्वर, गाबिलगढ़, हरिश्चंद्र, बालाघाट और कलसुबाई। इसके साथ ही हमने देखा था अमरकंटक। तो ये जो पर्वत मैं अभी आपको बता रहा था ये किससे संबंधित है? जैसे अजंता हिल्स महाराष्ट्र में है, सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स कहाँ पर है? सतमाला, जैसे अजंता, गाबिलगढ़, अजंता, सतमाला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महादेव हिल्स, महादेव हिल्स कहाँ पर है? एमपी में, जिसकी सबसे बड़ी हाईएस्ट चोटी कौन सी? धूपगढ़, जो एमपी की सबसे बड़ी हाईएस्ट चोटी है। कहाँ पर? एमपी में। ये सभी गोदावरी नदी के पास से स्थित है या गोदावरी नदी इनसे पानी ग्रहण करती है, इसलिए ये
पूछा कि ये पूछा जाए कि किन से संबंधित है, तो ये गोदावरी नदी से संबंधित है। अगर हम प्रमुख बांध की बात करें, जो पोचमपाद जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है, जिसे हम श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, वो गोदावरी नदी पर स्थित है। दूसरा अगर हम बात करें तो पोलावरम बांध, पोलावरम बांध कहाँ पर है, पोलावरम बांध अगर हम बात करें तो तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में पोलावरम बांध स्थित है और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो हमसे पूछा जा सकता है श्री राम सागर परियोजना या फिर पोलावरम बांध, और ये कहाँ पर स्थित है। अगर हम श्री राम सागर बांध की बात करें तो ये श्री राम सागर बांध तेलंगाना में स्थित है। अगर हम बात करें पोलावरम बांध की, तो पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध स्थित है। और श्री राम सागर जो परियोजना है वो कहाँ पर है, जिसे हम पोचमपाद बांध भी कहते हैं, वो कहाँ पर है, हमारा तेलंगाना रीजन में है, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा हमने देखा था कि जो कुंभ मेला है वो कहाँ लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के ऊपर लगता है। ये श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो डैम हमने अभी बात की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ओके, अगर हम इस नदी की किलोमीटर में बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी है ये। जो ओल्ड एनसीईआरटी है 9th क्लास की, उसमें 1500 किलोमीटर है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी में 1465 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमारा सही होगा 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये सेकंड लार्जेस्ट भारत की सबसे बड़ी नदी है, और उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की फर्स्ट सबसे बड़ी नदी है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।